हेलो कॉम्पिटिटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है जो ज्योग्राफी का जो टॉपिक है हमारा, वो क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति। ओके। तो हम लोग क्या है आपका ये जो जनजाति और अनुसूचित जनजाति है और इसके जो स्कीम्स चलाए गए हैं वो भी आपको करवाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको देखिए स्कीम्स भी मैं लाया हूँ। जैसे आपको जनजाति करवाने के बाद आपका इसका जो स्कीम्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स जो चलाए जाते हैं। जैसे आपका स्टैंडअप इंडिया हो गया, विशेष केंद्रीय सहायता जनजातीय उप योजना हो गया, नेशनल फेलोशिप फॉरेस्ट्री हो गया, एकलव्य मॉडल विश्वविद्यालय जो सबसे ज्यादा फेमस रहा है वो भी आपके लिए किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है वो भी आपके लिए लगाया गया है। नेशनल फेलोशिप फॉर एससी के लिए लगाया गया है। ठीक है, तो ये अनुसूचित जाति और जनजाति पर जो प्रमुख योजनाएं सरकार के द्वारा चलाया गया है वो इस आपके अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति भारत के भूगोल से जो टॉपिक है हमारा पढ़ने का, उस पे साथ में उसके साथ में लगाया गया है। ठीक है, और हमारा इसी तरह तरीके से हम लोग अपना रोड मैप एक तैयार किए हैं कि इस तरीके से हमें पढ़ना है। और देखिए क्या है, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाया जाएगा। ठीक है, जो एमसीक्यू करवाया जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। आपको बता देना चाहता हूं मैं कि हमारा जो चैनल है वेब्स एकेडमी, जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विद स्ट्रेटेजी एकेडमी, वो आप अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है आपका बैप्स एकेडमी 24 है, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक दिया रहता है। ओके, तो ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। और प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक छोटा सा लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का। और जो भी इस 1000 सब्सक्राइबर में पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए हम लोग क्या है कि देखिए, जैसे हमारा जो फाउंडेशन कोर्स आने वाला है वो 4 कोर्स आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पहला जो कोर्स रहेगा आपका 14वीं जेपीएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मेंस का कोर्स रहेगा। ठीक है, मेंस कोर्स रहेगा। सेकंड जो आपका रहेगा, आपका क्या रहेगा कि आपका 72वीं जो बीपीएससी जो भी देने वाले हैं, 72वीं बीपीएससी, उनके लिए क्या रहेगा, प्री एंड मेंस रहेगा। ठीक है, प्री एंड मेंस रहेगा। और प्लस में एक चीज़ और मैं सुन रहा हूँ कि अगर ये जेपीएससी 8 मार्च को पेपर नहीं लेता है तो इसके साथ मैं आपका प्री भी जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये प्री भी हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड में जो है कि आपका यूपीएससी जो है, आपका यूपीएससी 2027 से 27-28 के लिए ये भी कोर्स आएगा। और फोर्थ जो कोर्स आपका आएगा, आपका क्या आएगा, आपकी मांग पर। क्या आपका सबसे ज़्यादा मांग रहेगा, जो जिस स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा मांग रहेगा, जिस सब्जेक्ट का या जो जो कोर्स का, तो वो कोर्स पे हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और हमारा जल्द ही ऐप्स आपका मतलब जो ऐप हम लोग का लॉन्च होने वाला है। और प्लस जो 1000 सब्सक्राइबर आएंगे वो बैफ्स एकेडमी की तरफ से उनके लिए गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। और जो भी आपको सहपाठी है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्लीज़ उनको बताइए कि 1000 सब्सक्राइबर में आप शामिल हो जाइए, ताकि आपको क्या हो कि आप जो उनके फाउंडेशन कोर्स जो ये हम लोग लॉन्च करेंगे उसमें इनको रियायत मिले और मतलब वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट के तौर पर ये फाउंडेशन कोर्स प्राप्त हो सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं बिना कुछ देर किए हुए। हम लोग का जो टॉपिक है आज का क्या है, भारत का भूगोल। इसमें क्या है, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय पढ़ना है। तो क्या है देखते हैं थोड़ा सा कि भारत में जो है ना आपका सामाजिक संरचना को समझने में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, अनुसूचित जाति जिसको शेड्यूल कास्ट बोला जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म में एससी बोला जाता है। ठीक है, भौगोलिक वितरण इसका हम लोग देखते हैं तो जो एससी है जनसंख्या, एससी जनसंख्या मुख्यतः जो है मैदानी क्षेत्र, कृषि प्रधान राज्यों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब कहाँ पाए जा सकते हैं, मैदानी क्षेत्रों में, कृषि प्रधान राज्यों में और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश हो गए, पश्चिम बंगाल हो गए, बिहार हो गए, पंजाब हो गए, तमिलनाडु हो गए। ये सब राज्यों में ज्यादा आपका ज्यादा मतलब है कि अनुसूचित जाति पाए जाते हैं, यानी एससी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मजदूरी पर निर्भरता इनका रहता है। दूसरा क्या है कि शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। और अब इनका देखते हैं भौगोलिक कारक क्या है, तो भौगोलिक कारक है कि उपजाऊ भूमि यहाँ रहता है, ऐतिहासिक बसावट है और औपनिवेशिक काल की भूमि व्यवस्था कहीं ना कहीं इनका भौगोलिक कारक बनता है। ठीक है,
अनुसूचित जनजाति, अब इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के बारे में देखते हैं। ये देखिए भौगोलिक वितरण है, ठीक है? इनका जो है आपका एसटी जनसंख्या मुख्यतः जो है पर्वतीय, वन क्षेत्र और दुर्गम इलाकों में निवास करते थी, ठीक है? करती है। जैसे आपका प्रमुख जो क्षेत्र माना गया है मध्य भारत का पठार, जिसमें छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया। इन सब क्षेत्रों में एसटी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ये पर्वतीय या तो वन क्षेत्र है या तो दुर्गम इलाका है, ठीक है? ये तीनों हैं। उत्तरी पूर्वी भारत जो जैसे हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हो गया आपका असम, आपका मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, आपका फिर अरुणाचल प्रदेश, ये सब सिक्किम, ये सब देशों में क्या है, सॉरी राज्यों में, ये सब राज्यों में ज़्यादा एसटी जनसंख्या पाया जाता है। उसके बाद पश्चिमी घाट, ठीक है? तमिलनाडु हो गया, आपका केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, जो मिल के ये जो बना रहता है, ये आपका इस क्षेत्र में। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। आज ही मैं पढ़ाया हूँ आपका द हिंदू का, जो भी क्लास किए होंगे तो सोम्पियन ट्राइब के बारे में पढ़ाया हूँ, ठीक है? सोम्पियन ट्राइब में भी आपका ये जो है पीबीटीजी में आते हैं, जिसको बोला जाता है क्या, आपका पार्टिकुलरली वर्लनेवर ट्राइबल ग्रुप, ठीक है? तो ये कितने हैं हमारे पीबीटीजी अभी वर्तमान में? तो ये लगभग 75 है। और ये कितने राज्यों में पाए जाते हैं? तो 18 स्टेट प्लस आपका एक आपका यूटीज में पाया जाता है, यानी यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश, मतलब, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, और हमारे जो सबसे ज्यादा है वो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ही, मतलब पीवीटीजी भी पाए जाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और अब देखिए कि प्रमुख जनजातीय जो है, गोंड हो गया, भील हो गया, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, ठीक है? और इसमें आप बहुत सारे मतलब जनजाति मतलब पाए जाते हैं, ठीक है? और भौगोलिक विशेषताएं क्या क्या है इनका? तो देखिए वन संसाधनों पर निर्भरता रहना, स्थानांतरण कृषि यानी झूम कृषि जिसको बोला जाता है, कम शहरीकरण यहाँ पे होता है, ठीक है? अब एससी एसटी और प्राकृतिक संसाधन का इसका जुड़ाव क्या रहता है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए एसटी समुदाय जो है आपका वन जल खनिज संसाधनों से घनिष्ठ संबंध रखता है। खनन और बांध परियोजनाओं से इनका विस्थापन की समस्या बढ़ता है। और एससी समुदाय सीमांत भूमि इनका होता है, भूमि स्वामित्व की कमी होती है, पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति अधिक संवेदनशील ये होते हैं। कौन? आपका एससी समुदाय। ओके, अब ये है कि इनकी क्षेत्रीय असमानताएं और विकास होता है। जैसे आपका देखा जाए तो एसटी बहुल जो क्षेत्र है आपका, वो कम आधारभूत संरचना वाली होती है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की कमी होती है वहाँ पे। और इस बहुल क्षेत्र में क्या होता है ना, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन रहता है। शहरी झुग्गी झोपड़ियां क्षेत्रों में अधिकता पाए जाते हैं। जैसे आप शहर में अगर झुग्गी झोपड़ी देख रहे हैं तो ज्यादातर वहाँ एससी बसे होते हैं, ठीक है? अब संवैधानिक एवं नीतिगत पक्ष क्या है, तो ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। संवैधानिक एवं नीतिगत पक्ष, भारतीय संविधान में अनुच्छेद आपका 15-16 भेदभाव निषिद्ध करता है। और अनुच्छेद 46 एससी और एसटी के हितों की सुरक्षा की बात करता है। भौगोलिक योजनाओं से योजना दृष्टि से क्या है कि जनजातीय उप योजना, टीएसपी, विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो चलाया जाता है, ठीक है? तो ये आपका दृष्टि से ये है, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया आपका जो स्कीम हम लोग लगाए हैं आपके एससी और एसटी के लिए, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमुख योजनाएं क्या क्या हैं, तो पहला हम लोग योजना देखते हैं। पहला जो हमारा योजना है आपका, कौन सा योजना है? ये है आपका अंबेडकर सामाजिक नवाचार एवं आयुष्मान मिशन, ठीक है? क्या है? अंबेडकर सामाजिक नवाचार एवं आयुष्मान मिशन, जिसको असीम बोला जा रहा है, ठीक है? ASII असीम। उद्देश्य क्या है कि आपका अनुसूचित जाति को यानी एससी उद्यमियों को स्टार्टअप सपोर्ट करना, ठीक है? मंत्रालय कौन सा है कि असीम चलाया गया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। और ये फोकस क्या कर रहा है आपका? तो इनोवेशन और स्वरोजगार पर, ठीक है? इनोवेशन और स्वरोजगार पर। तो एक बार फिर से मैं हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्कीम है ये। अंबेडकर सामाजिक नवाचार उष्यमान मिशन, ठीक है? युष्मान मिशन, अंबेडकर सामाजिक युष्मान मिशन, जिसको असीम कहा जा रहा है। उद्देश्य इसका एससी उद्यमियों को स्टार्टअप सपोर्ट करना। और मंत्रालय कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। फोकस कौन सा है? इनोवेशन एवं स्वरोजगार पर किया गया है। ओके, तो ये आप स्कीम याद रखिएगा। नेशनल दूसरा जो है नेशनल फेलोशिप फॉर एससी के लिए, ठीक है? एससी छात्रों, वो भी एससी के लिए था असीम, ठीक है? एससी छात्रों को
एमफिल या पीएचडी के लिए सहायता किया जाता है। एमफिल या पीएचडी कोई कर रहा है छात्र, एससी छात्र, उसको सहायता दिया जाएगा। क्रियान्वयन जो किया जाता है आपका यूजीसी के माध्यम से। यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, उसके द्वारा ये क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, फेलोशिप जो दिया जाता है जो। और थर्ड जो है आपका स्कॉलरशिप योजना, प्री प्लस पोस्ट मैट्रिक, मतलब पहले और बाद का। उद्देश्य है क्या कि स्कूल एवं उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट कम करना, ठीक है। मतलब अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे मतलब आपका स्कूल एवं उच्च शिक्षा में ड्रॉप आउट ना कर जाए, ठीक है, तो इसी को सहायता करने के लिए दिया जाता है। लाभार्थी जो छात्र होंगे एससी छात्र होंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप योजना में, ओके, 3+ पोस्ट में। अब फोर्थ आता है आपका वन अधिकार अधिनियम, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम 2006। उद्देश्य क्या है इसका लाने का, तो वन भूमि पर व्यक्तिगत एवं समुदाय अधिकार इन लोग को दिलाना, ठीक है। और लाभार्थी जो होंगे एसटी प्लस अन्य पारंपरिक वनवासी जो भी हैं, वो इनका लाभार्थी होंगे, ठीक है। पांचवा जो है, जब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, वन अधिकार अधिनियम भी, तो ये आप याद रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिना इंपॉर्टेंट का ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये बहुत मतलब अभी चर्चा में भी रहा है, बहुत न्यूज़ों में, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय उद्देश्य क्या है कि एसटी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। इसमें पैटर्न क्या है कि नवोदय विद्यालय के तर्ज पे ये बनाया जा रहा है। जैसे आपका नवोदय विद्यालय है ना, तो उसी के लिए उसी के तर्ज पर ये बनाया जाएगा आपका एकलव्य, ठीक है। अगला जो है हमारा क्या बोल रहा है आपका, नेशनल फेलोशिप जो एससी का था वो एसटी यहाँ पे है, कि जो एसटी छात्रों को उच्च शोध मतलब पीएचडी हेतु सहायता करना। एससी और एसटी फेलोशिप अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि आपका एक ही जैसा है, तो ये बात याद रखिएगा, ओके। और जो हमारा अगला योजना है आपका, वो कौन सा है, विशेष केंद्रीय सहायता जनजातीय उप योजना, ठीक है। जिसका उद्देश्य है कि एसटी बहुल क्षेत्रों में आजीविका कौशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्या है आपका इनका बढ़ावा देना, ठीक है। और ज्योग्राफी प्लस स्कीम जो लिंक है, ये कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में ये दिखता है, ठीक है। और अगला जो है हमारा स्टैंड अप स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि एससी एसटी एवं महिलाओं उद्यमियों को, देखिए यहाँ पे है एससी को भी और एसटी को और एवं महिला उद्यमियों को, ये क्या है, महिला सारे महिला, ठीक है, जितने भी महिला उद्यमी हैं, ऐसा नहीं है कि एससी एससी का ही, लेकिन इसमें एससी एसटी अलग से भी है और प्लस में महिला उद्यमियों को भी लोन जो पहुंचाना है, लोन जो देना है, ये इसके माध्यम से दिया जा सकता है आपका, किससे, स्टैंड अप इंडिया द्वारा। कितना देगा, 10 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया तक लोन सीमा है, मतलब इसका। और ये केवल एससी एसटी के लिए नहीं है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है आपका। विकास कार्यक्रम भी चलाया गया है, जैसे विशेष क्षेत्र में फोकस क्या है आपका, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट मतलब आकांक्षी जिला में, इसका मतलब का जी क्या होता है, आकांक्षी जिला में क्या है आपका, और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आपका, जनजातीय जिला में आयाम क्या होगा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं पोषण का कार्यक्रम चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग सब सारा चीज पढ़ चुके हैं कि जनजातीय किसे कहते हैं और कैसे इनका भौगोलिक है वितरण है, क्या क्षेत्र है, क्या विशेषता है, क्या इसकी योजना है, तो इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग क्या चलते हैं कि हम लोग थोड़ा अब इनका क्या करें कि इनका जो है ना, आप क्या कर सकते हैं, अब इनके बारे में हम एमसीक्यू पढ़ते हैं, ताकि जो हम लोग का पूरी तरीके से क्या हो जाए कि यहाँ पे ये चैप्टर पूरे तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए, ना आपको कभी ये जरूरत पड़े कि अब आपको ऐसा नहीं हो कि अब फिर से स्कीम इसको अलग से पढ़ने जाइएगा। मैं इतना स्कीम आपको करवा दिया हूँ, देखिए अब लोगों को लग रहा हो कि बहुत छोटा छोटा स्कीम करवाएं, छोटा छोटा स्कीम नहीं है, पूछा यही जाएगा और उसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब आप जब भी पढ़िएगा ना, तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज पे हम लोग चलते हैं अब, ठीक है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा 1,000 जो सब्सक्राइबर है आपको यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी पूरा करवाइए। और हमारे कोर्स में जो भी 1,000 जो पहले सब्सक्राइबर होंगे, उनको आपके लिए क्या गिफ्ट दिया जाएगा। और प्लीज़ एक लाइक करो करके जरूर जाइएगा, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि आपका भारत में अनुसूचित जनजातियों
का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? क्या बोल रहा है कि भारत में जो एसटी है, ठीक है, का सर्वाधिक संकेंद्रण मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा किस भौगोलिक क्षेत्र में ये एसटी बसते हैं? तो ये आप पता होना चाहिए कि कौन-सा क्षेत्र में, तो ये आपका मध्य भारत का पठारी क्षेत्र। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जब हम लोग शुरू में पढ़े थे कि यहाँ कहाँ-कहाँ ये बसते हैं, तो ये क्या बसते हैं, तटीय तटीय क्षेत्र में बसते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में बसते हैं, ठीक है? और पठारी क्षेत्र में बसते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए दोनों जगह पे मैदान-मैदान दिया हुआ, थार मरुस्थल में तो जाएगा नहीं। तो ये भारत का मध्य भारत का पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। और ये कौन-सा स्टेट आता है यहाँ पे? तो आपका छत्तीसगढ़ आ गया ये सब चीज़ में। मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, ठीक है? आपका ओडिशा आ गया, ओके, ओडिशा आ गया, आपका कौन-सा आ गया, एमपी आ गया, ठीक है? और ये जो है ना आपका कि इनका जो निवास करने का एक और चीज़ होता है कि जैसे ये वन वन हो गया, खनिज हो गया, ठीक है? खनिज वाले क्षेत्र में दुर्गम भू आकृति हो गया, ठीक है? दुर्गम जो भू आकृति हो गया, ओके? तो ये सब जगहों पे जनजातियों के लिए निवास करने के लिए अनुकूल माना जाता है। मतलब इन लोग अनुकूल इसको समझते हैं, ओके? और जैसे कौन-सा जनजाति हो गया, आपका गोंड हो गया, संथाल हो गया, भील हो गया, ओके? तो ये सब जनजाति जो है ना आपके, ये सब जनजाति माने जाते हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और मैं आपको आपका कल ही आपको हिस्ट्री जब करवाया था, तो मैं आपको पढ़ाया था प्रमुख भारतीय विद्रोह, तो उसमें ये सब संथाल, कोल आपका और भील, ये सब जो है लड़ाई आंदोलन जो चलाए थे, उनके बारे में मैं आपको आपको बता दिया हूँ। ठीक है? तो वो भी आप पढ़े होंगे, तो इससे आपको और ज़्यादा समझ में विकसित हो रहा होगा कि देखिए एक साथ हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि क्या इन लोग का मांग है और कैसे किस क्षेत्र में ये ज़्यादा बसते हैं। तो इस तरीके से ना आपको ओवरऑल कंप्लीट होते जाता है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, क्या बोल रहा है आपका कि प्रश्न क्या कह रहा है कि देखिए क्या है कि अनुसूचित जातियों के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? अनुसूचित जाति आ गया, अब एससी आ गया, उस समय एसटी था। पहला जो कथन हमारा बोल रहा है कि एससी जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण मैदानी एवं कृषि प्रधान क्षेत्रों में है, तो ये सही है हमारा, ठीक है? और दूसरा क्या है कि एससी जनसंख्या का वितरण जनजातियों की तुलना में अधिक समान है, तो ये भी सही है, ठीक है? ऐतिहासिक इन लोग का बसावट है, क्योंकि कृषि जहाँ पर कृषि अर्थव्यवस्था हमारे देश था, तो ये ऐतिहासिक बसावट है, ठीक है? और एसटी का जो वितरण है ना, वो क्षेत्र विशिष्ट है। एसटी अपेक्षाकृत तो विस्तृत क्षेत्र में पाए ही जाते हैं, वो आप देखे भी हैं, ठीक है? तो ये आपका और ज़्यादातर ये कहाँ बसते हैं, आपका यूपी, जो ये क्षेत्र आपको बोल रहा है मैदानी वाला, तो यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, ठीक है? पंजाब हो गया और आपका पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो इन सब क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि आपका जनजातीय क्षेत्रों में बड़े बांध एवं खनन परियोजनाओं का प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो ये जो होता है आपका नगरीकरण में तीव्र वृद्धि, ठीक है? जनजातीय क्षेत्रों में अगर बड़े बांध बनाए गए हैं, खनन परियोजना का प्रमुख प्रभाव क्या होगा कि नगरीकरण में तेजी से वृद्धि हो रहा है, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति जो आपका क्या आता है आपका, ओह सॉरी, नगरीकरण नहीं, ये आपका जनजातीय विस्थापन, ओके, सॉरी, 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 ये जनजातीय विस्थापन, ठीक है? तो ये क्या होता है ना कि एसटी आपका या एससी जो भी रहते हैं, एसटी तो सबसे पहले कहाँ रहते हैं, आपको वन में रहते हैं, ओके? जनजातीय क्षेत्र का ही बात हो रहा है, तो ये वन वाले क्षेत्र में, वन भूमि में रहते हैं, जल पर ये निर्भर रहते हैं। तो जब यहाँ बांध और खनन बनाया जाएगा, तो क्या होगा, बांध और खनन बनाया जाएगा तो क्या होगा, भूमि को अधिग्रहण किया जाएगा, ठीक है? भूमि अधिग्रहण होगा, तो अधिग्रहण होगा, जब ये भूमि लिया जाएगा, तो क्या कहीं न कहीं इसका जो वर्षा और कृषि सीधे उत्पादन उत्पादन जो है कि सीधे प्रभावित नहीं होंगे इससे, मतलब ये कहा कहा जा रहा है आपका
देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब मान लिया जाए कि बांध और खनन अगर होना है, तो उस जगह पे तो इतना ज़मीन तो आपको क्या करेगा, अधिग्रहित करेगा, जो भी खनन करने वाला रहेगा, बांध बनाने वाला रहेगा, अगर गवर्नमेंट ही करता है या प्राइवेट के थ्रू करवाता है, तो इस क्षेत्र में जितना अगर पाया जाता है, जो जनजातियाँ, वो तो कहीं न कहीं प्रभावित होंगे ना, तो इनको विस्थापन किया जाएगा, यहाँ से आपका इस जगह पे लाया जाएगा, तो विस्थापित हुआ। तो यही बता रहा है, ठीक है? कि अगर जनजातीय क्षेत्रों में बड़े बांध या खनन परियोजना का प्रमुख प्रभाव क्या होगा, तो जनजातीय विस्थापन होगा। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में झूम कृषि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो आपका किससे संबंधित है? आपका अनुसूचित जनजाति से। ये अनुसूचित जनजाति ही करते हैं, क्योंकि झूम कृषि जो है, झूम कृषि को ही क्या बोला जाता है? आपका स्थानांतरण कृषि। क्या बोला जाता है? स्थानांतरण कृषि। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, स्थानांतरण कृषि। और ये नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है ना, नॉर्थ ईस्ट जो उत्तर पूर्वी भारत जो है आपका, वहाँ जो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और जनजातीय क्षेत्र में ये मतलब ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है? कम जनसंख्या घनत्व है, प्लस वन भूमि ज़्यादा है, तो इसलिए मतलब ये विशुद्ध रूप से जो जुड़ा हुआ है आपका अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो एसटी से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ये सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? मतलब ये बोल रहा है कि भारत में जो एससी है और एसटी के कल्याण से संबंधित कौन सा डीपीएसपी, जो इसको बोला जा रहा है आपका डीपीएसपी, यानी निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में मतलब है? तो ये आपका 46 अनुच्छेद में ऐसा बात कहा गया है। आपका आर्टिकल 46 में कहा गया है कि एससी एसटी को के लिए जो शैक्षिक, ठीक है? और क्या है? आर्थिक हितों का रक्षा करना, ठीक है? उनके आर्थिक हितों का रक्षा करना, ये आपका अनुच्छेद आपका 46 में बोला गया है। और ये 14 और 19 तो आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है? ये आपका मौलिक अधिकार है। और 370 तो आपको पता होना चाहिए कि विशेष राज्य का प्रावधान करता था, जो 370 हटा, ठीक है? तो ये आपको मैं पॉलिटी का करवा चुका हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो भी नहीं किए हैं डीपीएसपी, बहुत अच्छे से पॉलिटी का एमसीक्यू जो क्लासेस है अभी भी प्लेलिस्ट में आपके लिए है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप डीपीएसपी पढ़ सकते हैं। और इन सारे अनुच्छेदों को भी मैं डिफाइन कर दिया हूँ, मौलिक जो फंडामेंटल राइट है वो भी मैं पढ़ाया हूँ, अनुच्छेद 370 भी स्पेशल पढ़ाया हूँ, तो आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगले प्रश्न पे क्या कर रहा है कि आपका निम्न में कौन सा राज्य अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर अग्रणी है? तो सबसे ज्यादा जो है ना अनुसूचित जनजाति जो है आपका मिजोरम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? 90% जो है आपका एसटी मिजोरम में पाया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और उत्तर पूर्व भारत ऐसे भी मतलब बहुल क्षेत्र माना जाता है, तभी तो आप लोग उस समय जो नेक्स्ट पिछले क्वेश्चंस का ये लगाया गया था, ठीक है? तो जो झूम कृषि वाले से। और उत्तर प्रदेश और आपका बिहार में जो है आपका एससी बहुल क्षेत्र है, ठीक है? एससी बहुल क्षेत्र है। पंजाब में भी जो है कि आपका एससी ही ज्यादा है, एसटी कम है, तो इसलिए मिजोरम जब लगभग आपका 90% एसटी जनसंख्या है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि आपका निम्नलिखित जनजातियों को उनके प्रमुख निवास क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। जैसे आपका क्या दिया हुआ, संथाल, भील, गोंड, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है? तो ये आप याद रखें, सॉरी 3 ही है। ओके, तो 1 2 3 है, 1 2 3। तो संथाल कहाँ पाया जाएगा? तो ये आप सॉरी, संथाल जो है आपका ये संथाल जनजाति जो है आपका कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो संथाल कहाँ आएगा पहला? एक ए में आएगा, तो एक ए में आया, यानी एक ए में जो आया आपका ऑप्शन नंबर, ओह सॉरी, एक बी में आएगा। ओके, एक मिनट, मैं आपको गलती बता रहा हूँ। एक बी में आएगा, क्योंकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में संथाल पाए जाते हैं। भील जो आपका होगा खैर ना, ये राजस्थान और गुजरात में आता है। तो यानी ये दो आएगा आपका ए में, तो एक 1 बी हो गया और 2 ए हो गया, ठीक है? ये दोनों तो मैच कर रहा है। अब थर्ड जो हम लोग देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि गोंड कहाँ पाया जाता है? तो गोंड जो पाएगा ऑप्शन हमारे पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही बचा है, और ये सही भी है, तो ऑप्शन नंबर 3 का सी हो जाएगा। तो यानी जो ऑप्शन बी है हमारा, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
सही है, यानी संथाल कहाँ पाया जाता है? झारखंड और पश्चिम बंगाल में, भील जो पाया जाएगा आपका गुजरात और राजस्थान में, और गोंड जो पाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा मैचिंग सही हुआ, ठीक है? इस मतलब इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर बनाए जाते हैं आजकल पेपर में। और देखिए नेक्स्ट आपका इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत सारे आप बनाए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये भी आपको पढ़ के जाइएगा। असर्शन और आपका रीजन वाले क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है असर्शन में कि भारत में अनुसूचित जनजातियां प्रायः वन एवं पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या बोल रहा है कि भारत में जो अनुसूचित जनजाति है ना, वो प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? वन एवं पठारी क्षेत्रों में। तो ये हम लोग पढ़े हैं, ये सही है। क्यों? रीजन, क्योंकि ये क्षेत्र कृषि और औद्योगिक विकास के लिए कम अनुकूल होता है, ठीक है? जैसे कम अनुकूल है ये, और इसी कारण क्या होता है कि ये यहाँ मतलब ये आपका बसते हैं, ठीक है? ताकि इनको इनको हटाया नहीं जाए, ठीक है? तो ये दोनों जो है ए आर का मतलब क्या है आपका, कहीं न कहीं क्लासिफिकेशन मतलब व्याख्या भी ये कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ओके? आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये आपका निम्नलिखित में से क्या है कि कौन-सा कथन अनुसूचित जाति के संदर्भ में सही है? तो ये कौन-सा सही है? आपका इनका वितरण जनजातीय की तुलना में अधिक समान है, आपका अनुसूचित जाति का, ये सही है। और ये देखिए ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि इनका वितरण अत्यधिक क्षेत्रीय है, नहीं ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है? और दूसरा में कह रहा है कि आपका इनका आजीविका मुख्यतः वन संसाधनों पर आधारित रहता है, नहीं ये कृषि पर आधारित रहता है इनका, ठीक है? ये मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्र में नहीं, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। तो इसलिए डी भी गलत है, ए भी गलत है और बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये सही हुआ। और अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में मानव विकास सूचकांक जो एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट आपका इंडेक्स है, समानता कम होने का प्रमुख कारण क्या रहता है? तो वो भी हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या रहता है। तो देखिए इसका जो कारण रहता है ना कि दुर्गम भू आकृति रहता है, ठीक है? इससे क्या होता है कि मतलब वहाँ पे सड़क अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है? स्कूल वहाँ पे संभव नहीं हो पाते हैं। अस्पताल की कमी रहती है, ठीक है? अस्पताल की कमी रहती है। तो ये कहीं न कहीं सीधे भौगोलिक जो है आपका भूगोल का ही प्रभाव है, ओके? और ये इस कारण मतलब हम लोग माना जाएगा कि दुर्गम भू आकृति है, इस कारण ये मानव सूचकांक में ये समानता जो होता है कम होता है, ठीक है? जिसका कारण दुर्गम भू आकृति माना जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के आते हैं, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु विशेष प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो ये कौन-सा अनुसूची में किया गया है? तो ये आप याद रखिएगा 5वीं और 6ठी अनुसूची में। ये मैं आपको पूरे डिटेल से आपको पढ़ा दिया हूँ पॉलिटी में, ठीक है? पॉलिटी एमसीक्यू जाइएगा, 5वीं और 6ठी अनुसूची अलग से मैं पढ़ाया हूँ। ये भी आप याद रखिएगा, ओके? तो ये क्या है ना कि 5वीं और 6ठी अनुसूची, जैसे आपका 5वीं अनुसूची में आपका क्या दिया गया है कि मध्य भारत और एसटी क्षेत्र दिया गया है। और 6वीं अनुसूची में आपका दिया गया है आपका क्या, इसमें मध्य भारत, ठीक है? आपका मध्य भारत क्षेत्र दिया गया है, एसटी क्षेत्र। और ये 6ठी अनुसूची में उत्तर-पूर्व जो है आपका स्वायत्त जो काउंसिल दिया जाता है, वो आपको इसमें दिया जाता है। तो ये आपका 5वीं और 6ठी अनुसूची, ये आप याद रखिएगा, प्रशासन से बात करता है, ठीक है? आपका एससी-एसटी का, तो ये आप याद रखिएगा। अनुसूचित जातियों का, जनजातियों का ये आपका प्रशासन हेतु ये कहीं न कहीं आपका 5वीं और 6ठी अनुसूची में ऐसा बोला जाता है। और आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे पॉलिटी एमसीक्यू भी अगर कि जो बच्चे किए होंगे तो उनको याद आ रहा होगा, और जो नहीं किए होंगे नए लर्नर, प्लीज़ आप लोग पॉलिटी एमसीक्यू कर लीजिए जाके, ओके? अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा राज्य अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में अग्रणी है? तो कौन-सा राज्य आपका अनुसूचित जाति, देखिए एसटी में कौन-सा था हमारा 90% जो कहाँ था आपका, मिज़ोरम में था। ये हम लोग पीछे देख लिए। अब हम लोग को यहाँ से क्या पता चल जाएगा, आपका एससी के बारे में पता चल जाएगा कि कहाँ है एससी सबसे ज़्यादा, ठीक है? प्रतिशत के मामले में। तो ये जो है हमारा ना ऑप्शन नंबर पंजाब, लगभग-लगभग आपका कितना है 32% एससी जो है आपका पंजाब में है,
तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और उड़ीसा, असम में जो है आपका सबसे ज़्यादा क्या है, एसटी है अधिक में, और महाराष्ट्र में मध्यम वर्ग ज़्यादा है, ठीक है? मध्यम वर्ग ज़्यादा है, ओके? तो ये मतलब दोनों मतलब मध्यम है, ना ज़्यादा है, ना कम है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। यानी आप 32% आप यहाँ से सबसे अधिक जो पाया जाता है भारत में एससी पंजाब में, और आपका एसटी जो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा, मिज़ोरम में, जो लगभग आपका 90% जो है आपका मिज़ोरम में पाया जाता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है कि एसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हम तो कथन देखते हैं। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि भारत की अधिकांश जनजातियां खनिज समृद्ध क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो क्या ये सही है? तो ये कहीं न कहीं हमारा क्या सही है, ठीक है? खनिज क्षेत्रों में ही अधिकांश जनजाति पाए जाते हैं, क्योंकि खनिज वाले जो क्षेत्र है हमारा, कौन-कौन सा क्षेत्र है? आपका झारखंड में, तो झारखंड में भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में भी एसटी पाया जाता है। ओडिशा में, तो ओडिशा में भी आपका ये पाया जाता है, ठीक है? ये आपका इसलिए ये ऑप्शन जो हमारा कथन है पहला, वो सही हुआ। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण से सामाजिक संस्कृति विघटन की समस्या उत्पन्न होता है। तो ये सही बात है दूसरा भी, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होता है यहाँ पे, तो लोगों को क्या किया जाता है कि यहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है। जिसके कारण क्या होता है कि उनकी सांस्कृतिक जो है ना, वो कहीं न कहीं सांस्कृतिक पहचान जो है, कहीं न कहीं विघटित हो जाता है। तो ये भी सही है आपका। तो केवल 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ओके? ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि प्रश्न जो कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन-सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए, आपका कौन-सा है, तो पहले तो हम लोग जानते हैं टोडा जो है ना, नीलगिरी पर्वत जो सही है, ठीक है? टोडा नीलगिरी पर्वत के पास मिलता है, ठीक है? अब जो है आपका गोंड जो होगा ना, पश्चिमी हिमालय में ना, जो टोडा जब जो जनजाति है, जो नीलगिरी पर्वत में, गोंड जो जनजाति है आपका मध्य भारत में पाया जाता है। अभी हम लोग देखे हैं मध्य भारत में ही पाया जाता है। संथाल जो होगा आपका झारखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है? झारखंड में पाया जाता है। भील जो है आपका ब्रह्मपुत्री का नहीं, राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है, ठीक है? तो राजस्थान और गुजरात में पाया जाता है। तो ये आपका जो सही यहाँ पे मिलान है, वो आपका बी, टोडा जनजाति, ये नीलगिरी पर्वत पे पाया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्न में कौन सा अंतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच सही रूप दर्शाता है? यानी बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है आपका एसटी और एससी में, जो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सही से दर्शा रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि एससी जो है समान वितरण है और एसटी क्षेत्र विशेष में रहता है। तो ये आप सही है, ना कि ये सही है कि एससी वन आधारित है, एससी नहीं, एसटी वन आधारित है, एसटी शहरी आधारित है, ऐसा नहीं है। एससी पर्वतीय नहीं, एससी पर्वतीय नहीं, एसटी पर्वतीय है, और एससी मैदानी। तो यहाँ पे भी उल्टा कर दिया है। आपका एससी स्वायत्त प्रशासन है, एसटी समान प्रशासन, ऐसा नहीं है। एसटी भी आपका समान प्रशासन है। तो ये आप याद रखिएगा, ओके? एससी का आपका पूरे मतलब आपका समान प्रशासन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि वन अधिकार जो अधिनियम है, हम लोग जो पढ़े हैं, वन अधिकार अधिनियम 2006 के का सबसे अधिक लाभ किस समुदाय को हुआ है? तो ये आपका जो सबसे अधिक लाभ जो हुआ है ना, ये आपका अनुसूचित जनजाति को हुआ है, ठीक है? क्योंकि ये वन भूमि पर परंपरागत अधिकार देता है किसको? एसटी को, और प्लस आपको किसको? अन्य जो यहाँ पे वन्य निवासी करते हैं, उनको ये अधिकार देता है। यानी सीधे ये कानून जो है आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी जनजातीय जीवन से जुड़ा हुआ कानून है। तो इसलिए कौन सबसे ज़्यादा लाभार्थी है? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ओके? अगला है प्रश्न कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र मुख्यतः किस प्रकार के हैं? तो किस प्रकार के हैं? ये आप देखिए, तो ये जनजातीय बहुल क्षेत्र वाले हैं, ठीक है? ये जनजातीय बहुल क्षेत्र वाले हैं। भारतीय संविधान में जो हमारा है, जो भारतीय संविधान हमारा क्या कहता है, संविधान के 5वीं अनुसूची जो कह रहा है आपका कि मध्य भारत के एसटी क्षेत्र, और छठी जो 5वीं अनुसूची कह रहा है कि मध्य भारत के आपका एसटी क्षेत्र, और छठी जो अनुसूची कह रहा है आपका उत्तर पूर्वी भारत का जो एसटी क्षेत्र है, ठीक है? तो ये बात करता है प्रशासन की, ओके? अगले प्रश्न क्या कह रहा है
कि निम्न में कौन-सा राज्य अनुसूचित जनजाति संख्या के कुल संख्या के आधार पर प्रथम है? तो अनुसूचित जनजाति के बारे में बोला गया है, तो इसमें देखिए, इसमें ये नहीं कि आपका मिज़ोरम में तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है इनमें से मध्य प्रदेश में आपका अनुसूचित जनजाति ज़्यादा मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से भी को पूछ देता है, यानी कुल संख्या में जो है आपका सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है? प्रतिशत के मामले में मिज़ोरम में है, ठीक है? तो ये भी बात आप याद रखिएगा। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन्स पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जिसको इमर्सिव का बोला जा रहा है के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं कि इनका उद्देश्य जो है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के छात्रों का को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। क्या है कि जो एसटी हैं एसटी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आपका आवासीय शिक्षा प्रदान करना, तो ये आपका सही है, ठीक है? हमारा पहला कथन, ये विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पे स्थापित कर रहा है, ये भी हम लोग देखे थे, तो ये भी सही है। और ये विद्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका किया जा रहा है, आपका जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? जनजातीय मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? तो मैं इसीलिए बोला था आपको वहाँ पे कि ये बहुत ही अभी चर्चा में है, तो इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये आपका संचालित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन जो कथन है हमारा, थर्ड हमारा गलत हो गया। इसलिए कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हो जाएगा। केवल 1 और 2 सही है, ठीक है? अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत निम्न में कौन-सा अधिकार प्रदान किया जाता है? तो कौन-सा आपका इसमें अधिकार प्रदान किया जाता है? तो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, ठीक है? सामुदायिक वन संसाधन अधिकार इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आपको प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत प्लस सामुदायिक अधिकार दोनों पाया जाता है आपका। इसमें खनन और औद्योगिक अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, ओके? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो स्कीम है अंबेडकर सामाजिक नवाचार एवं उष्मान्य मिशन जो असीम कहा जाता है का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये आपका एससी जो है उद्यमियों को क्या है स्टार्टअप सहायता करना, ठीक है? इसमें स्टार्टअप सहायता करना, ये भी आप याद रखिएगा, इनोवेशन प्लस स्टार्टअप, ठीक है? ये किसके लिए है? एससी छात्रों के लिए है, तो ये भी सॉरी एससी के लिए है, ठीक है? ये एससी के लिए है आपका असीम, ओके, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि नेशनल फेलोशिप फॉर अनुसूचित जनजाति यानी आपका नेशनल फेलोशिप फॉर एसटी का उद्देश्य क्या है? तो ये देखिए आपका क्या है उद्देश्य इसमें कि जो एमफिल और पीएचडी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा इसमें, और एससी के लिए अलग फेलोशिप है और एसटी के लिए अलग फेलोशिप है, एक फेलोशिप नहीं है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो स्टैंड अप इंडिया योजना जो चलाया गया है उसमें आप जो कथन है उस पे विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि यह एससी, एसटी एवं महिलाओं उद्यमियों के ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये बात सही है स्टार्टअप इंडिया में कि एससी और एसटी दोनों के लिए और प्लस में महिलाओं उद्यमियों के लिए ये ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसका जो लोन सीमा जो है ना आपका 10 लाख से 1 करोड़ तक है, तो ये भी सही है, दूसरा भी कथन सही है। थर्ड हमारा कह रहा है कि यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। इसमें जो है आपका ग्रामीण और रूरल रूरल प्लस आपका अर्बन दोनों शामिल है, ठीक है? शहरी भी शामिल है, तो इसलिए हमारा थर्ड गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि विशेष केंद्रीय सहायता जो टू जनजातीय उपयोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी आपका विशेष के स्पेशल जो सेंट्रल आपका अलाउंस है टू आपका ट्राइबल जो सब आपका योजना है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो ये आप याद रखिएगा कि एसटी बहुल क्षेत्रों का समग्र विकास करना, ठीक है? आपका जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होता है ना, ये आपका आजीविका इसमें आता है, लाइवलीहुड आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, कौशल स्किल आ जाएगा, ये सब तीनों पर ये बात होता है, ठीक है? तो किस-किस पे बात होता है? तो लाइवलीहुड एल से मैं डिनोट करता हूँ, प्लस में आपका क्या है आई से इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका
के से आपका एस से आपका स्किल, ओके? तो ये तीनों पर ये बात करता है। तो यानी एसटी बहुल क्षेत्रों का समग्र विकास की ये बात करता है, ओके? अगला प्रश्न क्या कर रहा है हमारा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है बात? तो अनुच्छेद 46 हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है और हमारा ये दोनों है जो आपका 14 और 21 आपका फंडामेंटल राइट्स है और आपका 51 क्या है ये आप बताइएगा। जो भी आप लोग पढ़े हैं हमसे, मुझे लगता है कि आपका ज़रूर बता दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि 51 जो है किससे रिलेटेड है। तो ये आप इस अनुच्छेद में क्या कहा जाता है, ठीक है? तो ये आप बताइएगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, ओके? अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि आपके एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कर रहा है कि इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान किया जाएगा, तो ये सही है। देखिए आपको एकलव्य के बारे में जैसे वहाँ पे स्कीम मैं ब्रीफ में करवाया हूँ, लेकिन आपको जब क्वेश्चंस आप कर रहे हैं तो आपको कहीं न कहीं इसका पूरे डिटेल आपको पता चल जा रहा है। तो इसलिए एमसीक्यू किया जाता है, ठीक है? आपको ब्रीफ में नॉलेज आपको दे के एमसीक्यू मैं इसीलिए करवाता हूँ ताकि आपका ब्रीफ में नॉलेज भी पता लग जाए और फिर जब एमसीक्यू करे तो आपको ब्रॉड एस्पेक्ट भी पता चल जाए, ठीक है? तो ये आपका सही है, 6 से 12 तक शिक्षा प्रदान की जाती है। और आपका ये जो दूसरा है कि इनका लक्ष्य अनुसूचित जनजाति बहुल ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा उपलब्ध कराना, तो ये आपका ये भी सही है, दूसरा भी। और थर्ड है कि इन विद्यालयों का वित्त पोषण राज्य सरकारें करती है, नहीं, ये आपका जो करता है ना केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है? आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है जिसमें आपका शेयर रहता है 60-40 का, ठीक है? और जो सेक्टर स्कीम रहता है वो 100% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आपका व्यय करता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। थर्ड ये गलत है क्योंकि ये सेंट्रल सरकार करता है, ठीक है? सेंट्रल द्वारा किया जाता है, ओके? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि आपका देखिए कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो वन अधिकार अधिनियम में 2006 के अंतर्गत जो सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिया गया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है ना कि ऑप्शन नंबर बी है जो कि वन संसाधनों के संरक्षण में समुदाय की भूमिका जो है सुनिश्चित करना है, ठीक है? ओके, ऐसा मतलब इसमें है जो आपका कि अधिकार और प्लस संरक्षण, ग्राम सभा को ये अधिकार दिया गया है। आप जब पढ़ोगे पूरे, आप जाके देख लो, मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट भी करवा चुका हूँ। आप जब पढ़ोगे आपका जब 5वीं और 6ठी अनुसूची, तो उसमें बताया गया है। तो ये आप जाके पॉलिटी में भी पढ़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एससी उद्यमियों को इंक्यूबेशन और फंडिंग और मेंटरशिप सहायता किस योजना के प्रमुख उद्देश्य है? तो किस योजना का प्रमुख उद्देश्य है जो एससी उद्यमियों को इंक्यूबेशन, फंडिंग, मेंटरशिप तीनों जो सहायता हेल्प करता है, किस योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो ये आपका असीम का है, ठीक है? जिसको बोला जाता है अंबेडकर सामाजिक नवाचार उष्मान मिशन, यानी असीम, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? ये भी स्कीम बहुत फेमस है। आपका इनोवेशन प्लस इंक्यूबेशन प्लस जो है आपका एससी को दिया जाता है। और स्टैंड अप इंडिया में ना केवल लोन दिया जाता है, ओनली लोन दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये तो आपका अलग है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, तो ये दोनों अलग है एससी एसटी से। ओके, यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन पात्र होता है? तो ठीक है, स्टैंड अप इंडिया में तो पहला तो हो गया आपका अनुसूचित जाति, ये भी सही है आपका। दूसरा क्या हो गया कि अनुसूचित जनजाति, ये भी आपका सही है। थर्ड आपका कौन सा हो गया? महिला उद्यमी, ये भी सही है आपका। फोर्थ जो हो गया आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप समूह, तो ये नहीं है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अलग से योजना चलाई जाती है। ये एससी एसटी और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया लोन देता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि जनजातीय उप योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें जो क्या है आपका, यह क्षेत्र आधारित योजना है।
तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये क्षेत्र मतलब एसटी बहुल क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है आपका? शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका ये सभी शामिल इसमें है, ठीक है। एरिया वर्सेस आपका मतलब एरिया बेस्ड ये योजना है, तो ये भी आप याद रखिएगा, यानी यह क्षेत्र आधारित योजना है, ठीक है। अगले प्रश्न है, क्या आपका बोल रहा है कि जैसे आपका इसमें एक मिनट, क्या बोल रहा है कि आपका अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण से संबंधित योजनाओं का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये बार-बार मैं अनुच्छेद 46 को किस तरीके से आपको 3 तरीके से मैं क्वेश्चन्स अभी तक पूछ लिया हूँ, ठीक है? एमसीक्यू इसका करवा दिया हूँ। आपको मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आपको किसी तरह से छूटे ना, ठीक है? और ये आपको रिवीजन के साथ-साथ आपको याद भी हो जा रहा है, ठीक है? अनुसूचित जनजाति और जनजाति कल्याण से संबंधित योजनाओं का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो आपका अनुच्छेद 46 से जुड़ा हुआ है। तो ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। और अगले प्रश्न पे क्या है कि अगले प्रश्न में कि निम्न में से कौन सी योजना विशेष रूप से जनजातीय छात्रों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है? तो ये हमारा और कोई नहीं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, ठीक है। ये आपका एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है। और ये तो जो है ना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये आपका बालिकाएं के लिए है, मतलब सामान्य है, ठीक है। और आपका नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभा के लिए है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है इमर्स जो है आपका केवल एसटी के लिए है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपका जो है कि पूरे तरीके से क्लियरिफाई कर दिया गया है। ओके, निम्नलिखित अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? देखिए फिर से वही आ गया आपका एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ठीक है। ये कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चलाता है, ठीक है। और आपका असीम जो है क्या है आपका ये आपका स्कॉलरशिप है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा चलाया जाता है ये, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये प्री मैट्रिक जो होता है ना आपका ये कौन चलाता है आपका सॉरी ये प्री मैट्रिक स्टार्टअप इंडिया जो चलाता है, डीपीआईआईटी फाइनेंस जो करता है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे कि क्या प्रश्न बोल रहा है आपका? तो प्रश्न है आपका, देखते हैं थोड़ा-सा कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में किन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये आपका चौथी बार पूछा जा रहा है, वन अधिकार अभी तक। क्यों? इस तरीके से आपका पूरे जो है ना कि जो भी आपका फ़ेवरेट या जो भी न टॉपिक जो सबसे मतलब जिस टॉपिक का कितना वेटेज है, उस अनुसार ये एमसीक्यू करवाया जाता है आपको, ठीक है? देखिए, वन अधिकार अधिनियम के अधिनियम 2006 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है कि यह अधिनियम केवल अनुसूचित जनजातियों पर लागू होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो है आपका ये जो वन अधिकार अधिनियम है, एसटी के साथ-साथ जो भी यहाँ वन्य निवासी जो पाए जाते हैं रहते हैं, उन पे भी ये लागू होता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं खाली सिर्फ़ एसटी पे, तो ये जो केवल शब्द है ना, इसी के लिए ये गलत हो गया, ठीक है? इसमें सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों का प्रावधान है, तो ये भी सही है। ग्राम सभा को अधिकार निर्धारण में प्रमुख भूमिका दी गई है, तो ये भी आपका सही है, तो केवल 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि निम्न में कौन-सी योजना क्षेत्र आधारित यानी एरिया बेस्ड है, ना कि व्यक्तिगत? तो अभी हम लोग पढ़े थे, जो आपका जनजातीय उप योजना है ना, वो आपका क्षेत्र आधारित है, यानी एसटी बहुल क्षेत्रों के लिए ये उप योजना चलाया जाता है। अगले प्रश्न पे है कि एससी-एसटी से संबंधित अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं का मूल संवैधानिक आधार किससे जुड़ा हुआ है? देखिए, 5वीं बार पूछ लिया गया आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में, तो ऑप्शन नंबर बी में, ओके। अगला प्रश्न है जो आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चंस है, क्या बोल रहा है आपका कि विकास कार्यक्रमों को जनजातीय बहुल आकांक्षीय जिलों में केंद्रित करना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? क्या बोल रहा है कि विकास जो कार्यक्रम चलाए जा गए हैं, उनको जनजातीय बहुल जो आकांक्षी जिले हैं या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें केंद्रित करना किस दृष्टिकोण को दर्शाता दर्शाता है? तो ये जो है आपका क्षेत्र आधारित नीति है, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे, क्या कह रहा है
कि निम्न में से कौन-सा युग्म सही है? तो ये आप याद रखिएगा कौन-सा सही है। तो जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ना 2006 सामुदायिक वन अधिकार है। असीम जो है एसटी के लिए नहीं है, ये एससी के लिए है। ठीक है? एससी के लिए है। इमर्ज जो है आपका एसटी के लिए है, ना कि एससी के लिए है। और टीएसपी जो है आपका ये ट्राइबल वेस्ट एरिया के लिए है, ट्राइबल एरिया के लिए है। ठीक है? तो ये आपका याद रखिएगा, ना कि शहरी के लिए। तो ये आप याद रखिएगा। ओके? तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि 1000 हम लोग का सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग पूरा करवाइए। जो भी आपके भाई-बहन, जो भी मित्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं और उनको एक फ़ायदा ये होगा कि जो हम लोग का फाउंडेशन कोर्स आने वाला है, उसमें इन लोग को स्टडी गिफ्ट दिया जाएगा आपका वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी अकादमी के तहत, ठीक है? यानी वेब्स अकादमी की तरफ से, ओके? और एक लाइक ज़रूर करके आप लोग जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।